नमस्ते साथियों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश द्विवेदी है और मैं एक फिल्मकार हूँ। लगभग 38 वर्षों से मैं एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य हूँ, इसलिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई की चुनौतियों को जानता हूँ। मैं अतीत में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सलाहकार समिति का सदस्य रहा हूँ, परामर्शदाता भी रहा हूँ, सलाहकार भी रहा हूँ और उस कारण मेरे पास एशियाटिक सोसाइटी के कर्मचारियों की कई बार चिट्ठियां आती थी जिसमें वे उनकी समस्याओं को मेरे सामने रखते थे। उन्हें ये आशा थी कि मेरे माध्यम से उनकी शिकायतें मंत्रालय तक पहुंचे और उनकी समस्याओं का कोई समाधान हो। साथियों, ये प्रसंग मैं आपसे इसलिए साझा कर रहा हूं कि एशियाटिक सोसाइटी की क्या भूमिका हो सकती है। जो नए चुनाव आपके सामने आ रहे हैं और उन चुनाव में जिनको आपको चुनना है, उनकी एक भूमिका ये भी हो सकती है कि प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के साथ एक सुसंवाद स्थापित करना, जिसके कारण सोसाइटी को पुस्तकों के संरक्षण के लिए, नए पुस्तकों को खरीदने के लिए, जो और सोसाइटी के समक्ष चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए, कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से सोसाइटी को अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो, उसके लिए किस प्रकार से केंद्र और राज्य की सरकार से सुसंवाद स्थापित किया जाए। इसके अतिरिक्त जो औद्योगिक घराने हैं जिन्हें कला साहित्य में रुचि है, उन्हें किस तरह से हिस्सेदार बनाया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वे हमारी इस धरोहर के संरक्षण में नए दल की मदद करें। ये मेरी एक बात है। दूसरा, जो मैं हमेशा से महसूस करता रहा हूं कि हमारे कई सदस्य, जैसे मैं भी कई बार 15 पुस्तकें लेकर घर पर जाना और वहां पढ़ना पसंद करता था। इसका एक कारण ये भी रहा होगा कि हम सभी चाहते हैं कि जब हम अध्ययन करें तो अपने स्पेस, अपने घरेलू वातावरण में पढ़ें। पुस्तकालय में, सोसाइटी में अभी भी एक बहुत ही अच्छा वातावरण है, लेकिन क्या हम ऐसा प्रयत्न कर सकते हैं कि जो शोधार्थी, जो विद्यार्थी, जो विशेषज्ञ एशियाटिक सोसाइटी में आते हैं, उन्हें एक घरेलू वातावरण वहां मिले, उन्हें ऐसा लगे कि दे आर एट होम, वो अपने घर में बैठकर काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, ये सब मिलकर हम सभी को सोचना होगा। ये मेरी एक दूसरी कोशिश रहेगी कि किस प्रकार से हम सोसाइटी के भीतर एक ऐसा वातावरण खड़ा करें कि किसी भी शोधार्थी को, विद्यार्थी को, ज्ञान के किसी भी उपासक को, किसी भी साधना करने वाले व्यक्ति को वहां आने में किसी भी प्रकार का संकोच न हो। साथियों, पहले जिन पुस्तकों को पाना बड़ा कठिन काम होता था, आप जानते हैं कई रेयर बुक्स हम लोग घर तक भी नहीं ले जा पाते थे। आज वो रेयर बुक्स हमें इंटरनेट आर्काइव के माध्यम से उपलब्ध है। देश के कई बड़े पुस्तकालय हैं जिन्होंने अपनी रेयर पुस्तकों को, दुर्लभ पुस्तकों को इंटरनेट पर रखा हुआ है, जिसका हम सभी लाभ उठाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे एशियाटिक सोसाइटी को जो बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, जो दुर्लभ हैं, आसानी से मिलती नहीं हैं, उन तमाम पुस्तकों को डिजिटाइज करना चाहिए ताकि न सिर्फ भारत का नागरिक, विश्व का नागरिक भी उसे आसानी से पढ़ सके। जाहिर सी बात है, डिजिटाइजेशन के लिए बड़े अनुदान की आवश्यकता होगी और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी ठहरने वाली प्रक्रिया नहीं है। हमारे पास कई बहुत ही दुर्लभ पांडुलिपियां हैं, उनकी सुरक्षा किस प्रकार हो, किस प्रकार से उन संस्थानों के साथ एशियाटिक सोसाइटी संपर्क करे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को सुरक्षित रखती हैं, किस प्रकार से उन पांडुलिपियों का समय समय पे प्रदर्शन भी हो। मुझे लगता है एशियाटिक सोसाइटी को ज्ञान विज्ञान की
एक नई प्रयोग भूमि होना चाहिए, जहां पर हर किसी को लगे कि यहाँ जाकर मुझे ज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं वो मुझे प्राप्त हो। इसी के साथ जो लोग नए अनुसंधान कर रहे हैं उनके कार्य को किस तरह से हम जन सामान्य तक, स्कॉलर कम्युनिटी तक, विद्यार्थियों तक ले जाए, इसके लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहिए। पब्लिकेशन, इतने सारे हमारे साथी जो एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य हैं, जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं या अनुसंधान कर रहे हैं, उनके कार्य को भी लोगों के सामने ले आना, इसके लिए सोसाइटी को प्रयत्न करना चाहिए। आज एआई का युग है। एआई ने बहुत सारी चीज़ों को बदला है। हमें इस पर भी विचार करना होगा कि एआई के नए उपकरण से हम सोसाइटी को किस प्रकार से सुदृढ़ बनाएं, जिससे विश्व का कोई भी व्यक्ति जिसे भारत की ज्ञान परंपरा में रुचि हो, वह पुस्तकों को आसानी से देख सके, पढ़ सके, अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ सके। इस प्रकार के उपक्रम करने चाहिए। दूसरा मेरा एक मानना है, मैं अपना एक छोटा सा संस्मरण आपको सुनाऊंगा कि एक बार मैं आर्कियोलॉजी के एक बड़े बृहद पुस्तकालय में गया था, और जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट या इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, मुझे ये पूछा गया कि आपको इस पुस्तक की क्या आवश्यकता है। इससे मैं इतना ही संकेत देना चाहता हूं कि हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, और जो भी भारतीय ज्ञान परंपरा का उत्तराधिकारी भारत की ज्ञान परंपरा के संदर्भ में पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, उसे सामग्री उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे बहुत सारे साथियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा, उसके संरक्षण पर बात की, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं एक बड़ी छोटी सी बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा मित्रों, कि सोसाइटी का लक्ष्य क्या होना चाहिए। सोसाइटी का लक्ष्य होना चाहिए कि जो हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है उसे हम प्राप्त करें, जो प्राप्त हो चुका है उसको संरक्षित करें, सुरक्षित करें, जो सुरक्षित है उसे संवर्धित करें, और जो संवर्धित हो रहा है उसे जन सामान्य तक ले जाएं। अगर भारत की ज्ञान परंपरा को हम जन सामान्य तक ले गए तो मुझे लगता है सोसाइटी की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। इस दिशा में मैं अपने साथियों के साथ काम करना चाहूँगा, और मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसका समाधान ढूंढने की कोशिश हम सभी, हमारा दल, हमारा समूह, जो आपका भी समूह है, श्री विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में कई प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे।